हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। यानी कि आपका जो भी भविष्य निर्माण है वो आपके आज पे निर्भर करता है। आप आज जो भी एक्शन लेंगे उसी के बेस पे आपका आगे वाला आने वाला कल जो है वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो आज के जो भी एक्शंस हैं वो अपने सोच समझ के लीजिए। तो इसी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL मेंस। The center has asked all departments to deploy officers to showcase its achievements across the country down to the village level। बोल रहे हैं केंद्र ने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि अपने अपने ऑफिसर्स लगाए जाएं, डिप्लॉय किए जाएं। कहाँ पे? ताकि सरकार की उपलब्धियों को पूरे देश भर में बताया जा सके, गांव के स्तर तक भी बताया जा सके थ्रू अ रोड शो। किसके जरिए? एक रोड शो के जरिए जिसका शीर्षक है, टाइटल है विकसित भारत संकल्प यात्रा, which will run from November 20 to January 25, 2024, जो कि 20 नवंबर से शुरू होके 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। To be sure, the outreach is only about achievements of the last 9 years that corresponds to the 2 terms of भारतीय जनता पार्टी। और बोलते हैं कि ये सुनिश्चित हो जाता है कि निश्चित रूप से कि ये जो अचीवमेंट्स हैं केवल भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 9 साल का शासनकाल जिसमें उनके 2 टर्म्स की सरकार है उसके बारे में होगा, जो कि 2014 से स्टार्ट हुआ था। द कैंपेन इज कन्वीनियंटली टाइम्ड फॉर द लोकसभा इलेक्शन विच इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल-मई 2024। बोल रहे हैं ये जो कैंपेन चल रहा है, चलाया जाना है, ये बहुत ही सुविधाजनक रूप से उस टाइम के लिए टाइम कर लिया गया है, उस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा जब लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल-मई 2024 के दौरान में। जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड रथ प्रभारीज। जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लोग, डायरेक्टर्स के पद के लोग, डिप्टी सेक्रेटरीज के पद के लोग, इन सबको रथ प्रभारी बनाया जाएगा। रथ मतलब, जबकि आगे बताया गया चैरियट्स इंचार्ज, चैरियट्स मतलब रथ, हम लोगों को पता है रथ मतलब क्या होता है, और उसके प्रभारी यानी कि उसके इंचार्ज बनाए जाएंगे फॉर द रोड शो। Separately, the Ministry of Defense is setting up 822 selfie points where citizens can click themselves with a picture of Prime Minister नरेंद्र मोदी। और इसके अतिरिक्त अलग से 822 सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे देश भर में, जहां पे जाके लोग अपनी अपनी सेल्फी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ में खींच सकते हैं। Guidelines issued by ministry go into great details on how to promote the work of the last 9 years। बोल रहे हैं जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं मिनिस्ट्री द्वारा वो बताती हैं कि कितनी बारीकी से हमें ये बताना है कि पिछले 9 सालों में कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, It has been directed that these selfie points should be set up at the prominent locations। बोल रहे हैं ये भी उनको अनुदेश दिए गए हैं कि ये जो सेल्फी पॉइंट्स हैं ये जो बिल्कुल प्रमुख जगहें होंगी ना, प्रोमिनेंट लोकेशंस, प्रमुख जगहें होंगी जहां पे ज्यादा लोग आते जाते होंगे, विच हैव मैक्सिमम फुटफॉल एंड द पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन। जहां पे ज्यादा फुटफॉल मतलब लोगों का आना जाना ज्यादा होता है और जहां पे ज्यादातर लोगों का अट्रैक्शन रहता है, वो पब्लिक अटेंशन रहता है उन जगहों पे, वहां पे बनाए जाएंगे। वॉर मेमोरियल्स, डिफेंस म्यूजियम्स, railway and metro stations, bus stations, airports, malls and marketplaces, schools and colleges, tourist destinations and festival gatherings are places where these points are coming up। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे ये सारी चीजें, जहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। Opposition parties led by Congress President Mallikarjun Kharge have called out the government for this brazen politicization of the bureaucracy and the military। अब जाहिर सी बात है ऑपोजिशन की पार्टी, जिन ऑपोजिशन पार्टीज का जो समूह बना है जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो उसके लीडर हैं, उन्होंने इस चीज की केंद्र सरकार की आलोचना करी कि भाई वो किस दुष्ट तरीके से शेमलेसली कैसे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि उनको राजनीति के अंदर घसीट रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ये देखो यहीं पे वही बात आ गई, ऑफ गवर्नेंस एम्फासाइजेस द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 आर्म्स ऑफ स्टेट। बोल रहे हैं भारत का जो संविधान है उसमें जो गवर्नेंस, किस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, उसका भी उद्देश्य यही है, वो भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि तीनों आर्म्स जो हैं, तीनों जो बोलते हैं ना भुजाएं जो हैं, स्तंभ जो हैं किसी भी सरकार के, उनमें पावर्स अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई हैं। द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, इन तीनों के बीच में पावर्स अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई हैं। एंड ऑल्सो अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट लाइन की दोनों को अलग करती है, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से अलग करती है, वैसी लाइन भी खींची गई है कि भाई आप, तभी तो आपने देखा होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनके ट्रांसफर्स कितने ज्यादा, अगर कोई बहुत अच्छा और देशभक्त काइंड ऑफ पर्सन है और नहीं रिश्वत लेता वगैरह वगैरह, उनके ट्रांसफर्स कितने जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा, क्योंकि ताकि उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका उनके ऊपर दबाव ना रहे, तो इसलिए एक बारीक सी लाइन भी है, एक थिन लाइन है जो इनको अलग करती है पॉलिटिकल एनवायरमेंट से। While both the bureaucracy and the military are strictly under the control of political executive, हालांकि ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, सेना भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके अंतर्गत आती हैं ये चीजें। ठीक है, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम पार्टीसन पॉलिटिक्स, फिर भी उनको भेदभाव की जो पॉलिटिक्स, गुटबाजी की जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रखा जाता है। इन फैक्ट the extensive election process in India has largely retained its credibility because of the bureaucratic impartiality demanded by the system. और यहाँ तक कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी तभी बनाया जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, अगर जो ये ब्यूरोक्रेसी है इसके निष्पक्ष होने की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, जो कि सिस्टम डिमांड करता है, जो कि सिस्टम की एक जरूरत है, तभी हम इलेक्शंस पे, वरना तो अगर ब्यूरोक्रेसी भी मिली हुई है तो फिर इलेक्शंस करवाने का मतलब ही नहीं है। जिन लोगों ने, जिनकी ज्यादा सांठगांठ होएगी, जो उनकी रहेगा वही जीतेंगे, राइट। पर थोड़ी बहुत अगर अभी भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज अभी तक इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी तरीके से पॉलिटिकल कब्जा नहीं हो पाया है। The military's involvement in any kind of domestic politics is considered anathema, बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर मिलिट्री का कहीं भी किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स के अंदर में हाथ होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको एक अभिशाप माना जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का हाल हम जानते हैं, नॉर्थ कोरिया हम देख चुके हैं, चाइना हम देख चुके हैं, तो हमें पता है कि अगर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री को देश की रक्षा और वही जिम्मा होना चाहिए, अगर उसको हम पॉलिटिक्स में घसीटेंगे तो फिर नतीजे अच्छे नहीं देखे गए हैं, अभी तक इतिहास जो गवाह है। Civil and military officials are expected to remain loyal to the government elected by the citizens. अब ब्यूरोक्रेसी जो भी है, सिविल जो एम्प्लॉयज है, सिविल एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी सरकारी बट मिलिट्री से अलग, तो वो जो भी हैं, और मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं, इन सबको से ये उम्मीद की जाती है कि जो भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार है वो उसके प्रति वफादार रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन। हालांकि हो सकता है कि सपोज करो इस वक्त बीजेपी शासन में है, कोई व्यक्ति है जो उनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, आइडियोलॉजी को सही नहीं ठहराता। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट आके किसी भी सरकार की निंदा करे। हाँ, वो कुछ एक्शंस ले सकते हैं, उनके दायरे में रह के, कुछ लिमिट में अपनी जो भी है उसके अंदर रह के कुछ कार्यवाही कर सकते हैं, बट उनके अगेंस्ट में कभी पब्लिक बयानबाजी नहीं दी जाती। जबकि अगर कहीं पे कोई आईएएस ऑफिसर भी इन्वॉल्व होएगा तो सरकार बयानबाजी जरूर करती है कि ये इनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, बट वो ब्यूरोक्रेट सामने आके कभी भी बयानबाजी नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो एक कार्य है, जो वो शपथ बोलते ना कि हमने शपथ ली है, वो शपथ यही है कि वो चुनी हुई सरकार के प्रति वफादार रहेंगे, चाहे उनकी आइडियोलॉजी जो है उनसे मेल ना खाती हो। इंस्टेंट डायरेक्टिव्स फोर्स देम इनटू पार्टीसन रोल्स इन फर्दरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। बोल रहे हैं जो तुरंत एकदम झटपट वाले जो डायरेक्टिव निर्देश आते हैं ना, वो उन लोगों को फोर्स करते हैं कि वो
पक्षपात वाले रोल भी निभाएं जो कि पार्टी की रूलिंग पार्टी का इंटरेस्ट और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। द बीजेपी स्ट्रैटेजी ऑफ डिसरिगार्डिंग नॉर्म्स इन परस्यूट ऑफ इलेक्टोरल गेन्स हैज बीन सक्सेसफुल। और अभी तक जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है कि वो जो नियम है उनको भी ताक पे रख देते हैं अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, इलेक्टोरल गेन्स के लिए, वो सक्सेसफुल रहा है। बट द ट्रेल ऑफ डैमेज इट लीव्स बिहाइंड विल फेस्टर। लेकिन जो वो पीछे अपने पीछे जो नुकसान छोड़ के जा रहे हैं, नुकसान के निशान छोड़ के जा रहे हैं, वो बड़े घातक हो सकते हैं। इफ इंस्टीट्यूशंस आर अंडरमाइंड द डैमेज मे वेल बी इरिवर्सिबल। और अगर ये चीज चलती रही, ये ऐसा ही बना रहा, इनको कमजोर बनाते रहे हम इन इंस्टीट्यूशंस को, चाहे आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, चाहे ब्यूरोक्रेसी होगी, अगर हम इनको और ज्यादा कमजोर करते रहे तो ये जो डैमेज होगा ये इरिवर्सिबल होगा, यानी कि इसको हम वापस ठीक नहीं कर पाएंगे। इट इज टाइम द रूलिंग पार्टी केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बिफोर इटसेल्फ। पूरे ये बहुत सही समय है, हाई टाइम है ये कि इस वक्त केंद्र सरकार जो है, सत्ताधारी पार्टी जो है, वो अपने इंटरेस्ट को देश से पहले ना रखे, ठीक है, वो देश हित को पहले रखे अपने हित से। एंड प्रैक्टिस व्हाट इट प्रीचेस। और जो वो कहते हैं, प्रैक्टिस व्हाट इट प्रीच मतलब कि आप जो सिखाते हो वो चीज आप अब अमल में भी लाओ। लोगों को आप बोलते हो, देखो भाई, लोगों को आपने बोला अपनी सब्सिडी छोड़ दो सिलेंडर की, लोगों ने खुशी खुशी छोड़ दी अपनी सब्सिडी सिलेंडर की, चाहे गरीब से गरीब इंसान था बट उन्होंने खुशी खुशी छोड़ी सब्सिडी। लेकिन अब वो उम्मीद रखते हैं कि आप देश हित को पहले रखेंगे, ठीक है। अगर वो आपके लिए नोटबंदी के दौरान पे हफ्तों लाइनों में लग के अपने लिए पैसे निकालना और जमा कराने का काम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो फिर भी, तो अब वो आपसे भी यही चीज की डिमांड करते हैं कि आप देश हित पहले रखेंगे, अपना और अपने चाहने वालों का हित बाद में, चहीतों का हित बाद में। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following statements best summarizes the purpose of the विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो? तो क्या पर्पस है इसका कि सरकार की उपलब्धियां, खास तौर पे बीजेपी गवर्नमेंट के शासनकाल के 9 साल 2014 से शुरू होके अब तक के 9 सालों का जो भी विकास है उसका प्रचार किया जाए, यही है। To showcase the achievements of the government in the past 9 years which corresponds to the BJP tenure. Option A is correct. What has been the criticism regarding विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो एंड द एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स? तो क्या बोला इसके बारे में, क्या क्रिटिसिज्म आया है कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपने इस तरीके से सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं, मिलिट्री एरियाज में भी बनाए हैं, जो कि गलत है। द रोड शो डज नॉट कवर ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। द इनिशिएटिव प्रमोट्स द पर्सनल इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि उनके ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best describes the relationship between the bureaucracy and the political executive in India as mentioned in the passage? बोल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि पॉलिटिकल लोगों के बीच में क्या संबंध है पैसेज के अनुसार। The bureaucracy has complete autonomy and operates independently of the political. Incorrect है। Both the bureaucracy and the military are strictly under the control of political executives and are shielded from partisan politics. बोल रहे हैं कि दोनों ही हालांकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन एक बारीक लाइन है जो उनको पार्टीसन पॉलिटिक्स यानी कि भेदभाव की, गुटबाजी की पॉलिटिक्स से अलग करता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। द ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्टीसन पॉलिटिक्स एंड विम्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनकरेक्ट है, अभी तक लार्जली इन्फ्लुएंस नहीं है, तभी हम इलेक्शंस के ऊपर भी इतना आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। The military directly influences and governs the political executive's decision in India. ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, सो केवल ऑप्शन 2 करेक्ट है। only B is correct. Based on the passage, which of the following is a true statement regarding the election process in India? हिंदुस्तान में होने वाले इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? The extensive election process in India lacks credibility. बिल्कुल इनकरेक्ट है। वही इन्होंने बताया था कि क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इम्पार्शियलिटी है इसलिए क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। The bureaucratic impartiality contributes to the credibility of the election process in India. करेक्ट है। The military
एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, इनकरेक्ट है। Civil and military officials are influenced by their personal ideological inclination in their roles, कि बोल रहे हैं सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो पर्सनल और आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस की वजह से ही अपना, जो कि हमने बोला कि भाई आपकी चाहे आइडियोलॉजी सत्ताधारी पार्टी से मेल ना खाती हो, बट आपको वो गाइडलाइंस जो बनाई जा रही हैं आपको उनके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं, उसका विपरीत बोल रहे हैं कि वो अपने पर्सनल ओपिनियंस अपने जॉब के दौरान में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो केवल ओनली टू ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of passage regarding विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो इनिशिएटिव? तो कैसा है टोन भाई? देखो उन्होंने क्रिटिसाइज करा है भर भर के। कैसे? उनने बोला कि भाई सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पे उनको, फिर ब्यूरोक्रेसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि वो तो हमेशा करते ही रहे हैं कि वो नॉर्म्स का जो नियम कायदे कानून है उनको ताक पे तो रखते ही रहे हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, ठीक है। तो काफ़ी क्रिटिकल है, ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। Earlier this week, 24 patients, 23 of them COVID infected, died in Karnataka's Chamarajanagar due to alleged shortage of the life-saving gas in the district hospital। बोल रहे हैं इस हफ्ते की शुरुआत में 24 पेशेंट्स, जिसमें से 23 जो हैं कोविड के मरीज थे, वो कर्नाटका के चमाराजानगर गांव में मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि कथित तौर पे वहाँ पे जीवनदायिनी जो गैस है, ऑक्सीजन है, उसकी कमी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इसलिए। Though the central government claims that there is no shortage of oxygen, the lapses are evident on all accounts, be it production, allocation, transportation और supply। बोल रहे हैं हालांकि केंद्र सरकार बोल रही है कि कोई कमी नहीं है भाई ऑक्सीजन की, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, फिर भी जो कमियां हैं वो साफ तौर पे कई दफ़ा सामने आ रही हैं, चाहे बात प्रोडक्शन की हो, चाहे बात एलोकेशन की हो, एलोकेशन मतलब आवंटन की, चाहे बात ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे बात सप्लाई की हो, हर जगह पे कमी दिखाई दे रही है। On Saturday, 12 COVID-19 patients, including a senior doctor, succumbed at a private hospital in New Delhi after it reportedly ran out of medical oxygen for more than an hour। बोल रहे हैं शनिवार को 12 कोविड पेशेंट्स, जिनमें एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई एक प्राइवेट अस्पताल, न्यू दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में। किसकी वजह से? जब अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, खत्म हो गई, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मौजूद थी और इस वजह से 12 कोविड पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे देखो, The disruption of oxygen supply is causing deaths almost on daily basis in the country। ये हमारे पूरे पैसेज की शुरुआत है। कैसे है शुरुआत? कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश भर में मृत्यु हो रही है, हमें आए दिन उसकी खबरें देखने मिल रही हैं, डेली की मृत्यु हो रही है लोगों की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश भर में जो मृत्यु हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया कि शुरुआत में 24 पेशेंट्स की डेथ हुई, फिर उसके बाद सैटरडे को 12 पेशेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ऐसा नहीं है। तो देखो एस से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स 3 हैं, बी को हटा दो। SRPQ इनकरेक्ट, SRQP, SPRQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। European football has just witnessed the rise and fall of multi-billion sporting empire in less than 3 days। बोल रहे हैं यूरोपियन फुटबॉल ने उत्थान और पतन दोनों ही चीजें देखी हैं एक मल्टी बिलियन डॉलर स्पोर्टिंग एम्पायर के, ठीक है। आपको पता है ना कि फुटबॉल में वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, लीग्स होती हैं, स्पोर्टिंग लीग्स होती हैं, ठीक है। तो उनका किसी लीग का, किसी ग्रुप का उन्होंने उत्थान और पतन देखा है 3 दिन से भी कम समय के अंदर। द प्लान्स टू फॉर्म अ लीग ऑफ एलाइट सुपर रिच क्लब्स हु वर to be given membership in perpetuity with no need of qualification of or fear of relegation। बोल रहे हैं कि प्लान क्या था कि एक इलाइट लीग बनाई जाए। इलाइट मतलब बड़े बड़े जो नाम हैं, सुपर रिच जो ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उनकी एक लीग बनाई जाए
मतलब अनंत काल तक उनको ये मेंबरशिप प्रदान रहेगी, ठीक है, विद नो नीड। और इसमें कोई क्वालिफिकेशन, अभी आपको पता है कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो उसके अंदर खेलने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, पर इसमें कोई क्वालिफिकेशन की, कोई रेलीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। स्ट्रक एट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्टिंग मेरिटोक्रेसी, और बेसिकली ये किस लिए बनाया गया है, किसके प्रावधान के ऊपर काम करेगा कि भाई ये जो क्लब्स हैं ये मेरिटोरियस हैंगे, उम्दा क्लब्स हैं, नायाब क्लब्स हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये यहाँ पे खेलेंगे। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट अ ग्रेट हीस्ट एंड इट मेट विद अ वेरी हॉस्टाइल पब्लिक ओपिनियन। बोल रहे हैं ये एक प्रयास था, किस चीज़ का, ग्रेट हीस्ट का, मतलब कि कुछ अटपटा सा बड़ा कुछ करने की कोशिश करने का, लेकिन इट मेट विद अ वेरी हॉस्टाइल, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ही खराब ओपिनियन दिया, खराब नजरिए से देखा। ESL's base it was clear the greed of the biggest clubs of Europe except the ones from Germany and France who didn't join। बोल रहे हैं ESL का जो बेस था, ESL क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, और द प्लान बोला गया क्यू स्टेटमेंट में, तो द प्लान यानी कि वो किसी चीज का पहले प्लान का जिक्र किया होगा, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका प्लान था क्या एक्चुअली, तो क्यू भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। बोल रहे ESL का जो मुख्य उद्देश्य था वो साफ था, वो लालच था, यूरोप के बिगेस्ट क्लब्स, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं उनका लालच था, एक्सेप्ट जर्मनी और फ्रांस के क्लब्स ने क्योंकि इसमें ज्वाइन नहीं किया था तो उनको हम ये चीज नहीं बोल सकते, बाकी सब में लालच भरा हुआ था, ग्रीड। द प्लान्स टू फॉर्म द ब्रेकअवे 20 टीम यूरोपियन सुपर लीग, ESL चल गया पता, यूरोपियन सुपर लीग की बात की जा रही है, उसको बोला जा रहा है ESL। तो बोल रहे हैं कि जो प्लान था वो ये था कि 20 टीम्स यूरोपियन सुपर लीग, क्या एक यूरोपियन सुपर लीग बनाया जाए, आर इन डिसअरे, अब ये खत्म है, एज इंग्लिश एंड इटालियन क्लब्स हैव पुल्ड आउट ऑफ द प्रपोज्ड लीग, क्योंकि इंग्लिश क्लब्स और इटालियन क्लब्स ने इस प्रपोज लीग में से अपने नाम वापस ले लिए हैं। फुटबॉल लीग्स इन यूरोप हैव अ रिच एंड चेरिश्ड हिस्ट्री, अब यूरोप में जो फुटबॉल लीग्स, फुटबॉल क्लब्स हैं उनका बहुत ही रिच और बहुत ही ऐतिहासिक एक महत्व है, विद फैन लॉयल्टीज गोइंग बैक 4 और इवन मोर जनरेशन, और वहाँ पे जो फैंस हैं उनके वो 4 से भी ज़्यादा जनरेशन से उनके फैंस बने हुए हैं। तो देखो फर्स्ट तो हमारा पॉइंट हो गया जहाँ पे हम एक जनरल बात कह रहे हैं कि यूरोपियन फुटबॉल ने एक दफ़ा में एकदम से किसी स्पोर्टिंग एम्पायर का उत्थान और पतन देखा है 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद में बात आती है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ESL के बारे में, ठीक है, तो ESL को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है S पॉइंट में। तो देखो P से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट है, तो P से आ रहे हैं ऑप्शन B और ऑप्शन D, तो C और A को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है P के बाद में S, अब S स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर Q आ रहा है, तो ऑप्शन D भी एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन B, PS। फिर उसके बाद आएगा R, जहाँ पे बोला गया कि ESL का बेस लालच था इन क्लब्स का, ठीक है, और जो प्लान था मुख्य कि कैसे काम करेंगे वो ये प्लान था, ठीक है। सो PSRQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रबल इज ब्रूइंग for tea growers, orchardists and other farmers in rain deficient Himachal Pradesh as agriculture is largely rain fed। बोल रहे हैं परेशानियां बढ़ रही हैं किनकी, टी ग्रोवर्स की, जो टी प्लांटेशन करते हैं, ऑर्चर्ड्स हैं जिनके, या फिर दूसरे किसी भी तरीके के जो किसान हैं उनके, क्योंकि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे बारिश की कमी है और क्योंकि इस स्टेट में एग्रीकल्चर जो है वो मुख्य तौर पे बारिश के ऊपर ही निर्भर करता है। सिंचाई योजनाएं इतनी कारगर यहाँ पे नहीं साबित हुई बिकॉज पहाड़ी इलाके हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। With over 70% deficiency in rainfall and scanty snow witnessed since January, 70% कमी आई है रेनफॉल में और स्नोफॉल में भी कमी आई है जनवरी से लेके अब तक। द फार्मर्स आर सफरिंग सीवियर क्रॉप फेलियर इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से किसानों को बहुत तेज़ी से क्रॉप्स पे विफल होने का संकेत मिल रहा है, चाहे बात क्वालिटी की करें चाहे बात क्वांटिटी की करें। In the Kullu Valley, the apple producers are worried that owing to the inadequate amount of chilling time, their fruit of labor would be hit।
बोल रहे हैं कुल्लू वैली में लोगों को, एप्पल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको चिंता सता रही है कि क्योंकि ठंड काफ़ी मात्रा में नहीं पड़ी है तो उनका जो इतनी मेहनत का फल है वो खराब हो जाएगा। अब आपको पता है एप्पल हो गए, चेरी हो गए, ये कुछ ऐसे फल है जिनको उगने के लिए ठंड की मौसम की ज़रूरत है। पियर एंड चेरी प्रोड्यूस इज सिमिलरली डिपेंडेंट अपॉन चिलिंग आवर्स। पियर भी और चेरी भी इसी तरीके से ठंडे वातावरण चाहिए उसको भी उपजने के लिए। Farmers in Bilaspur district have also been affected by the drought-like conditions as a 30% to 40% reduction in wheat yield is feared because the crop is stunted. अब बिलासपुर के किसान भी इसी तरीके से परेशान है। कैसे परेशान है? क्योंकि वहाँ पे भी 30 से 40%, क्योंकि वहाँ पे भी ड्राउट लाइक यानी कि सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, तो 30 से 40% वीट की फसल में कमी आने के अनुमान है, क्योंकि जो क्रॉप है वो उसके हाइट जो है, जितना ऊंचाई तक उस क्रॉप को जाना चाहिए था उतनी हाइट तक नहीं गई, वो थोड़ी छोटी रह गई है। Cattle are being fed wheat as there is shortage of fodder in some areas. अब देखो, एक आपका वीट का पौधा इतना बड़ा होता था और एक पौधा इतना सा बड़ा हुआ, तो इतना फॉडर की कमी आ गई। ठीक है, अब इसी वीट के पौधे के जो ये टानी होती है ना, टहनी, उसी से फॉडर बनता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि अब स्टंटेड है तो फिर वहां पे फॉडर में भी कमी है, तो इसीलिए अपनी जो गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं उनको वो लोग वीट खिलाने पर मजबूर हो रहे हैं। Earlier, the vegetable farmers of Solan faced tough times as their yield was reduced to half. और इससे पहले सोलन के किसानों ने भी ऐसा ही देखा है, जो सोलन के सब्जी के किसान हैं उनको भी ऐसे ही स्थितियों का सामना करना पड़ा है, खराब स्थितियों का, क्योंकि उनकी फसल भी आधी हो गई थी। The dry weather had wilted the famous tea leaves in Kangra Valley, impacting the production by a whopping 75%. जो बोल रहे हैं, जो ड्राई वेदर यानी कि सूखा मौसम आ रहा है, उसने क्या किया है, उसने सुखा दिया है किसको, जो फेमस चाय की पत्तियां हैं कांगड़ा वैली की, उनको, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन में 75% की कमी आई है। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, पी स्टेटमेंट, जहां पे हमने बात करी है ट्रबल की, इंट्रोडक्शन दिया गया कि किस जगह पे ट्रबल आ रहा है हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर में, और क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेसिकली रेन के ऊपर निर्भर करता है और रेन में कमी देखी जा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा स्टेटमेंट आएगा, जहाँ पे हमने चाय की बात करी पहले, तो सेकंड स्टेटमेंट आएगा टी लीव्स के ऊपर, क्योंकि हमने देखो पहले चीज यहाँ पे बोली है ब्रूइंग ऑफ टी ग्रोवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल से हम चल रहे हैं कि कांगड़ा वैली में जो टी की लीव्स हैं वो सूखने पर मजबूर हो गई हैं। फिर उसके बाद में आएगा पॉइंट क्यू, जहाँ पे बोला गया कि कुल्लू वैली में जो एप्पल प्रोड्यूसर्स, ऑर्चर्डिस्ट हो गए, तो एप्पल प्रोड्यूसर्स, पियर और चेरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी परेशान है। ये हो गया सेकेंड। और तीसरा आ गया, जहाँ पे बात करी, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करी अदर फार्मर्स। ठीक है, तो अदर फार्मर्स में आ गया बाकी जो वीट गेहूं वगैरह वाले किसान हैं, ये हो गया फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSQR, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माई नीस इज एन एमेच्योर आर्टिस्ट। एमेच्योर का एंटोनिम बताना है हमें। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, शौकिया, नया नया, इतना प्रोफेशनल नहीं है, इतना ज़्यादा सीखा हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। आई होप शी बिकम्स फेमस वन डे। तो मेरी जो नीस है वो एमेच्योर आर्टिस्ट है, यानी कि नई नौसिखिया या शौकिया आर्टिस्ट है, तो उसके में इतने क्लैरिटी या इतनी सफाई नहीं है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो किसी दिन एक अच्छा फेमस आर्टिस्ट बन जाए। ठीक है, तो एंटोनिम बोरिंग, बोरिंग मतलब उबाऊ। फ्रीलांसिंग मतलब कि जो होते हैं ना, फ्रीलांस करते हैं, खुद से काम करते हैं, किसी कंपनी के अंडर में नहीं, और छोटे छोटे काम करके अलग अलग 4-5 कंपनीज के काम करके फिर पैसा कमाते हैं। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा विशेषज्ञ है इस सब्जेक्ट में। डिसेंट, डिसेंट मतलब ठीक ठाक। सो यहाँ पे एक्सपर्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक नौसिखिया व्यक्ति है, उसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सपर्ट व्यक्ति। द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी एफिशिएंट। जो मेरे बॉस की सेक्रेटरी है, या सेक्रेटरी बेसिकली फीमेल आता है बट मेल भी हो सकता है,
तो वो बहुत एफिशिएंट है, एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब यहाँ पे पता चल गया ही यानी कि वो जो सेक्रेटरी है वो मेल सेक्रेटरी है, वो ना केवल उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देता है, ऑल्सो एंड हैंडल्स। अब ऑल्सो एंड हैंडल्स हमें पता है इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो हैंडल्स, यही होना चाहिए, बट ऑल्सो हैंडल्स द कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली, यानी कि कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं, कोई भी फोन कॉल आता है, उनको भी इंडिपेंडेंटली वो हैंडल कर सकता है, यानी कि उसको बार बार बॉस से नहीं पूछना पड़ता कि मैं इस पे क्या जवाब दूं, इस पे क्या जवाब दूं, खुद से वो उन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो येट ऑल्सो हैंडल्स, बट ऑल्सो हैंडल्स, ऑप्शन बी बट ऑल्सो हैंडल्स इज करेक्ट। My grandmother also always went to school with me because the school was attached to temple। बोल रहे हैं मेरी जो दादी थी वो मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था। आपको पता है पुराने ज़माने में जो शिक्षा होती थी वो मंदिर के अंदर में, मंदिर परिसर के अंदर में ब्राह्मण या जो मंदिर का प्रीस्ट होता है उसके द्वारा ही दी जाती थी। When we both finished, we would be back together। जब हम दोनों अपना अपना कार्य खत्म कर लेते थे, वो अपनी पूजा पाठ कर लेते थे, मैं अपनी पढ़ाई कर लेता था, तो हम साथ में घर वापस आते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। बोल रहे हैं जहाँ एक तरफ बच्चे क्या थे, वो बच्चे वरांडा में यानी कि बाहर जो खुला जगह होता है वहां पे बैठते थे और वहां पे अल्फाबेट्स या कोरस जो है, प्रेयर की कोरस जो है उसको एक साथ गाते थे। बोलते हैं ना एक एकम एक, दो दूनी चार, ऐसे करके जो बोलते हैं सिंगिंग पैटर्न में, वैसे अपने अल्फाबेट से अपना जो भी लेसन था वो लर्न करते थे। वहीं दूसरी तरफ मेरी ग्रैंड मदर जो थे, जो उसके साथ में स्कूल जाते थे, वो मंदिर परिसर के अंदर बैठते थे और वहां पे धार्मिक स्क्रिप्चर्स वगैरह कुछ पढ़ते थे। The priest taught us the alphabet and morning prayers। अब ये बता रहे हैं कि प्रीस्ट जो थे वो हमें अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे। तो यहाँ पे हमने बोला कि वो अपना अल्फाबेट सिंग कर रहे थे बरांडा में बैठ के, तो पहले प्रीस्ट सिखाएगा तभी बच्चे सिंग करेंगे, तो डी पहले सी बाद में। क्लियरिटी हो गई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी पहले डी बाद में, डी पहले सी बाद में, डी पहले सी बाद में, डी पहले बी बीच में, सी बाद में। इनकरेक्ट। तो ऑप्शन या तो बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, बट हमें पता है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। ठीक है, क्योंकि माँ और पोता एक साथ जाते थे मंदिर। फिर लास्ट स्टेटमेंट होएगा कि जब हम दोनों अपना अपना लेसन खत्म कर लेते थे, पाठ खत्म कर लेते थे, तो हम एक साथ वापस आते। तो लास्ट स्टेटमेंट पहले आप वहां जाएंगे, फिर वहां पे बैठेंगे, फिर वहां पे पढ़ेंगे और उसके बाद आप वापस आएंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट वापस आने वाला होगा, यानी कि बी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे सी लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The weather forecast mentioned that there would be a cloud burst this afternoon। क्लाउड बर्स्ट मतलब बहुत भारी बारिश होना। ठीक है, तो वेदर फॉरकास्ट ने बताया है कि इस आफ्टरनून यानी कि आज दोपहर में बहुत भारी बारिश होगी। रेन स्टॉर्म भारी बारिश, सैंड स्टॉर्म रेत की आंधी, फेमाइन फेमाइन मतलब अकाल, स्नोफॉल स्नोफॉल मतलब हिमपात। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रेन स्टॉर्म इज करेक्ट। Keats and Shelley were poets of the same period। In other words, they were आपके समकालीन कोई और व्यक्ति आप ही के जैसा हो तो आप उनको क्या बोलेंगे? मेरा कंटेम्प्ररी। क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन। ठीक है, सो क्या थे? देवर कंटेम्प्ररीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। को राइटर्स, को राइटर्स मतलब एक साथ एक चीज को लिखने वाले। कलीग्स, वो दोनों सेम ऑफिस में या सेम जगह पे बैठ के काम नहीं करते थे। एसोसिएट्स, उन दोनों का हो सकता है एक दूसरे के साथ कोई संबंध ना हो। ठीक है, एसोसिएट्स मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, सहयोगी हो। तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो, बट वो क्या थे? कंटेम्प्ररीज थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही परेशानी में होना, बहुत ही खराब परिस्थिति में, परेशानी में होना। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था, तो वैसे ही अगर माना जाता है कि अगर आप अपने जो डेली वाली साइड है उस साइड से ना उतरे तो आपका दिन पूरा खराब जाएगा। ठीक है, समवन हु इज हैविंग हॉरिबल डे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा दिन बड़ा खराब गया हो। My cousin sister Neetu had an aerial view of the trade fair from the top of the giant wheel। बोल रहे हैं मेरी कजन सिस्टर नीतू जो है उसने हवाई दृश्य देखा। किसका हवाई दृश्य देखा? ट्रेड फेयर का, क्योंकि वो एक जायंट व्हील के टॉप पर थी उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे एरियल व्यू को हमें ईडियम से
रिप्लेस करना है। अ बर्ड इन गिल्डेड केज, अ बर्ड इन गिल्डेड केज यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि आप बड़ी लग्जरियस लाइफ तो ले रहे हो, जी रहे हो, लेकिन आप आजाद नहीं हो। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब कि ऊपर से, पूरा ऊपर से नजर देखना, ऊपर से मोटा मोटा व्यू देखना, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एरियल व्यू। का मतलब क्या हुआ, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि एक स्वभाव के, एक विचार वाले मनुष्य या व्यक्ति, ठीक है। बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। सो यहाँ पे ऑप्शन बी बर्ड्स आई व्यू इज करेक्ट। ही लेटर ट्राइड टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट, उसने बाद में अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज खोलने की भी कोशिश करी। कॉर्नर्ड, अब ही कौन प्रोनाउन है तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख के हमें पता चल गया कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स real life story of being disappointed numerous times in his life and still making his ambition come true late in life is truly motivating। बोल रहे हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर्स नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनकी जो असल जिंदगी की कहानी है जहाँ पे उनको बहुत बार निराशा देखनी पड़ी जीवन भर, और उसके बाद भी अपनी जिंदगी में बाद में जाके, काफी बाद में जाके उन्होंने अपना जो एक एम्बिशन था, अपना जो एक ड्रीम था, उसको फुलफिल करा, उसको पूरा करा। ये काफी मोटिवेटिंग कहानी है। ही बिगैन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40, उन्होंने चिकन बेचना शुरू करा 40 साल की उम्र में। बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट वॉज रिपीटेडली डिनाइड ओइंग टू कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, लेकिन उनका जो सपना था कि वो रेस्टोरेंट खोले एक, वो बार बार रद्द हो जा रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे या फिर वॉर चल पड़ता था। ही इज 7th grade dropout who tried many things in life but found them bitter। अब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या थे, वो 7वीं कक्षा से ड्रॉप आउट किए हुए बच्चे थे, यानी कि उन्हें 7वीं क्लास भी पूरी नहीं पड़ी थी, जिन्होंने अपनी जीवन काल में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी पर उनके हाथ निराशा ही लगी। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। बी के बाद में आएगा हमारा डी स्टेटमेंट, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर आगे बता रहा है कि वो 7वीं भी पास नहीं थे, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें करी अपने जीवन काल में, जैसे कि उन्होंने चिकन बेचना शुरू करा 40 की उम्र में, लेकिन उनका जो सपना था रेस्टोरेंट खोलने का वो बार बार बंद हो जाता था, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता था, वॉर हो जाता था। और लास्ट में होता है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज खोलने की भी कोशिश करी, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है बी डी सी ए, बी सी डी ए, बी डी सी ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, हम एक चैरिटी फंक्शन करने वाले हैं कल। अब इसमें पैसिव वॉइस में हमें सेंटेंस बताना है। द चैरिटी फंक्शन इज, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चैरिटी फंक्शन, तो चैरिटी फंक्शन पहले आ जाएगा द चैरिटी फंक्शन। फिर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, तो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और कब, टुमारो, ठीक है। द चैरिटी फंक्शन इज बीन ऑर्गेनाइज्ड, बीन नहीं आएगा, द चैरिटी फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन शेक्सपियर्स हैंड्स इंग्लिश ड्रामा, बोल रहे हैं शेक्सपियर के हाथों में इंग्लिश ड्रामा, दैट फर्स्ट शोन फोर्थ इन हिज अर्ली हिस्ट्री प्लेस, जो कि पहली दफा सामने आया और शाइन करा उसके शुरुआती हिस्ट्री प्लेज में। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बोल रहे हैं विलियम शेक्सपियर को दुनिया का, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट यानी कि ड्रामा लिखने वाला और पोएट माना जाता है। अचीव्ड अ मैचलेस ब्रिलियंस, उन्होंने बहुत मैचलेस यानी कि जो दोबारा कभी मैच नहीं की जा सकती वैसी ब्रिलियंस हासिल करी है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी सी, जहां पे विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो एक ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे इंग्लिश भाषा के, ठीक है, और अपने समय के ग्रेटेस्ट थे, ठीक है। उसके बाद में आएगा स्टेटमेंट कि अगर विलियम शेक्सपियर के हाथों में इंग्लिश ड्रामा जो लिखा गया था और जो कि पहली दफा क्या हुआ, उसने अच्छी मैचलेस ब्रिलियंस हासिल करा, कहाँ पे, जो कि पहली दफा सामने आया उनके शुरुआती हिस्ट्री प्लेस के दौरान में, ठीक है। ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी ए डी बी,
सी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी CADB इज करेक्ट। After years of working in politics, she had become cynical and jaded. Naive word है, naive word का हमें एंटोनिम बताना है। तो naive मतलब होता है नया, नौसिखिया, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको, अनुभवहीन बोल सकते हैं। तो वही आपने बहुत सालों का एक्सपीरियंस अब आपको है, तो आप क्या होंगे देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिक्स, यानी कि कई साल पॉलिटिक्स में काम करने के बाद, शी हैड बिकम सिनिकल। सिनिकल मतलब होता है डाउटफुल, स्केप्टिकल, निंदक, एंड जेडेड। ठीक है, जेडेड मतलब होता है थका हुआ। कन्विंस दैट ऑल पॉलिटिशियंस वर करप्ट, और फिर उसको ये चीज़ पता थी कि सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, एंड दैट दी सिस्टम वॉज रिग्ड अगेंस्ट पीपल, और ये जो सिस्टम है ये लोगों के खिलाफ काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो नाइव का क्लोजेस्ट मीनिंग आ रहा है जेडेड। जेडेड का मतलब क्या होता है? जेडेड का मतलब होता है थका हुआ, जो कि इसका मीनिंग नहीं बन रहा, एंटोनिम भी नहीं बन रहा। करप्ट मतलब भ्रष्ट, जो भी इससे कहीं मेल नहीं खा रहा। सिनिकल, सिनिकल मतलब होता है निंदक। आप निंदा उसी चीज की करेंगे जिसके बारे में आप जानते हैं, आप जिसके बारे में जानते नहीं आप उसके बारे में निंदा कैसे करेंगे? सो ऑप्शन सी सिनिकल क्लोजेस्ट है। कन्विंस्ड मतलब मान चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से उसके ऊपर विश्वास करता है। सो ऑप्शन सी सिनिकल जो है क्लोजेस्ट एंटोनिम बन रहा है। द ड्राइवर वेरी सटली डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, तो उसने बहुत ही सावधानी से, बड़े ही कन्वीनियंटली, बड़े ही आराम से क्या किया, जो भी उसने ट्रैफिक वायलेशन किया था उसको। आयरन थ्रू का कोई मीनिंग नहीं है। आयरन इन, आयरन इन मतलब होता है स्थायी रूप से निवेश करना। आयरन आउट, आयरन आउट मतलब होता है विवाद को हल कर देना। आयरन असाइड, आयरन असाइड का मतलब होता है किसी चीज को नकार देना। ठीक है, सो यहाँ पे उसने बड़े सावधानी से उस चीज को टाल दिया ना। ऑप्शन सी आयरन आउट इज करेक्ट। colonialism had a great impact on the lives of aboriginal Australian। aboriginal मतलब जो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस है ना, बिल्कुल वहीं पे पैदा हुए, पनपे, वो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनके जिंदगी के ऊपर कॉलोनियलिज्म ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जो कि पूरी दुनिया भर में कॉलोनियलिज्म ने बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव डाला है। Who were eventually dashed by the whites with all power and privileges। अब क्या किया होगा उनको, उनकी पावर्स और सब कुछ छीन ली गई होंगी, राइट। The colonizers turned their land into rubbish pits and dashed sites for their own betterment। बोल रहे हैं जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने वहां पे कॉलोनीज बनाई थी, उन्होंने उनकी जमीन को रबिश, रबिश यानी कि कूड़ेदान की जगह बना दिया। ठीक है, एंड यूज्ड, उनकी साइट्स का इस्तेमाल किया होगा अपने भलाई के लिए। द एबोरिजिन्स वर ऑफन डैश एज सब ह्यूमन्स विद लो स्टेटस एंड डर्टी हैबिट्स। ये तो ब्रिटिशर्स का, चाहे पोर्टुगीज हो गए, सब जगह यही था। वो हिंदुस्तानियों को भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ देखा है हमने, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो वो हमें भी ऐसा ही समझते थे। तो वही चीज बोले जा रहे हैं कि वहां के जो ओरिजिनल लोग थे, एबोरिजिन्स जो थे, उनको वो सब ह्यूमन यानी कि इंसानों से निचली नस्ल मानते थे, लो स्टेटस का मानते थे, जिनकी डर्टी हैबिट्स यानी कि गंदी हैबिट्स होती हैं। The whites not only displaced the tribes of their homeland but also dashed the beauty and balance of the natural world। बोल रहे हैं अब वहाँ पे जो whites बेसिकली अंग्रेजों को बोला जाता है, उन्होंने ना केवल वहाँ के ट्राइबल लोगों को विस्थापित कर दिया उनकी ज़मीनों से, बल्कि उस नेचुरल हैबिटेट की, उस नेचुरल दुनिया की जो ब्यूटी और बैलेंस है उसको भी उन्हें तहस नहस कर दिया। An increase in deforestation and destruction of traditional land led dash like emu, eagle and kangaroo among many others to dwindle over time। बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे भरपूर मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया गया, डिस्ट्रक्शन किया गया ट्रेडिशनल लैंड का, जिसकी वजह से एनिमल्स लाइक ईमू, ईगल हो सकता है, और कैंगरू जो है वो समय के साथ साथ कम होते गए, खत्म होते गए। ठीक है, colonialism had great impact on the lives of aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with all powers। caught मतलब पकड़ लेना किसी को, तो यहाँ पे पकड़ने की तो बात हो नहीं रही, उनको पकड़ा तो नहीं होगा ना, उनको क्या किया होगा, विस्थापित किया होगा। ठीक है, understood मतलब समझना, subjugated मतलब अब किसी के अधीन करना,
या किसी के वश में करना। तो उन्होंने वाइट्स ने क्या किया था, उनको अपने वश में किया था, उनके सारी पावर्स वगैरह अपने पास रख ली थी। तो सब्जुगेटेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेज्ड मतलब उठाना, बढ़ाना। The colonizers turned their land into rubbish pits and dash sites and क्या किया होगा, डेटिंग, डेटिंग मतलब निर्धारित करना, तारीख निर्धारित करना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना, तो उनने निर्माण का वहां पे निर्माण किया साइट्स का अपने बेटरमेंट के लिए। हॉल्टिंग, हॉल्टिंग मतलब रोकना, ठहरना। रिक्रिएशन मतलब दोबारा किसी चीज का क्रिएशन करना, मनोरंजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात बिल्कुल फिट बैठती है। The aborigines were often dash as subhuman with low status and dirty habit। तो उनको क्या किया था, created, perceived, received या led। created मतलब होता है बनाना, ठीक है। perceived मतलब समझना, received मतलब पाना, और led मतलब नेतृत्व करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी perceived is correct कि उनको समझते थे। The whites not only displaced the tribes of their homeland but also dash destroyed, obviously बात है destroy ही किया उसकी beauty और balance को, so option A destroyed is correct। An increase in deforestation and destruction of traditional land led fauna, fauna flora होता है पौधे और fauna होता है जानवर। ठीक है, तो ये जानवरों का ही नुकसान हुआ ना, वही समय के साथ कम होते गए, खत्म होते गए। सो ऑप्शन ए fauna इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का और ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।